चैप्टर्स 1605, 1606, 1607 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1605। बंदियों को कैद करना हकीकत का एक मोटा मोटा खाका सदर्न बॉर्डर के इमोर्टल्स के जहन में बन गया था। इन साल के जानवरों में शायद इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स भी हैं, और वो भी कम संख्या में नहीं। फैंग युआन के पास सच में इन साल के जानवरों के साथ पीछा करने वाली टीम से लड़ने की काबिलियत है। ऊपर से इस शैतान फैंग युआन को शैडो सेक्ट की विरासत मिली है। उसके पास अनगिनत सच्ची विरासतें हैं। एक ऐसा टाइम पाथ फॉर्मेशन बनाना जो हमारे लोगों को फंसा सके, उसके बस की बात है। चीकुयो यहां रुका और फिर माथे पर बाल डालकर बोला, बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर वो एक इमोर्टल एपर्चर होता जिसे एक जगह रख कर छुपा दिया गया हो, तो यह नॉर्मल है कि दूसरे उस महसूस ना कर पाएं। लेकिन क्या एक टाइम पाथ फॉर्मेशन को इतना अच्छी तरह से छुपाया जा सकता है? शियाचा और लू वेयन दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। टाइम पाथ फॉर्मेशंस छिपने में उतने माहिर नहीं होते थे जैसे फैंटम पथ, स्पेस पाथ या थेफ्ट पाथ के होते हैं। शियाचा और बाकी लॉग फॉर्मेशन में फंस गए थे और उन्हें इमेमोरियल ईयर बीस्ट से लड़ना पड़ा और आखिर में ड्रीम रेल्म्स की वजह से बंदी बना लिए गए। ये बात तो समझ आती थी, लेकिन सबसे अजीब बात तो शुरुआत में हुई। उन्हें पता ही नहीं चला और वो सीधे फैंग युआन के जाल में जा फंसे। यहां तक कि चीकुयू, जो एक फॉर्मेशन पाथ का ग्रेट ग्रैंड मास्टर था, वो भी हैरान था। ऐसा नहीं था कि टाइम पाथ फॉर्मेशंस को छुपाया नहीं जा सकता था, बस इस हद तक छुपाना बेहद मुश्किल था। स्पेस पाथ, थेफ्ट पाथ, फैंटम पाथ या दूसरे पाथ से कहीं ज्यादा मुश्किल। चीकुयो ने ऐसे किसी टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन के बारे में कभी नहीं सुना था जिसे इस हद तक छुपाया जा सके कि डू रैंक 8 गू इमॉर्टल्स तक उस महसूस न कर पाएं। ड्रीम रेल्म गायब हो रहा है, 1 मिनट रुको, अंदर कोई है, कोई चिल्लाया। ठीक उसी वक्त ड्रीम रेल्म में हुए बदलाव ने सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स के विचारों को तोड़ दिया। बैटलफील्ड में बचा हुआ ये छोटा सा ड्रीम रेल्म, उसके अंदर एक इंसान था। जल्द ही उस इंसान का चेहरा सामने आया। वो लू वेयन था। उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे। उसकी ऊँग बैंड थी जैसे वो गहरी नींद में हो, किसी मूर्ति की तरह बेहरकत। लेकिन जैसे हाई ड्रीम रेल्म गायब हुआ, उसने जल्दी अपनी ऊँगली खोली और उस होश आ गया। तुम लोग। वू योंग और बाकियों को देखकर लू वेयन का चेहरा थोड़ा बदला। फिर उसने अपने आसपास देखा और उसके मुंह से निकल गया, अरे नहीं। लॉर्ड लू वेयन, प्लीज समझाइए कि आखिर आप सबके साथ हुआ क्या? हाँ, क्या मेरे क्लाइंट के गू इमॉर्टल्स सच में फैंग युआन के हाथों में पद गए हैं? 1 मिनट रुको, हम अभी उसकी पहचान को लेकर सुरे नहीं हो सकते। सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स के बीच बहस से माहौल एकदम शोर शराबे वाला हो गया। चलो पहले इसकी पहचान अच्छी तरह से चेक करते हैं। फैंग युआन के पास फैमिलियर फेस है और ड्रीम रेल्म से जल्दी बच निकलने के तरीके भी हैं, वू योंग ने कहा। चीकुयो शांत था, लेकिन उसका शरीर थोड़ा हिला और उसने वू योंग के साथ मिलकर लू वेयन को आगे पीछे से घेर लिया। लू वेयन थोड़ा हैरान हुआ और फिर सर हिलाते हुए बोला, कर लो। सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स के पास जांच के अनोखे तरीके थे, और सुरक्षा के लिए ये तरीके सिर्फ एक तरह के नहीं थे, बल्कि जटिल और अलग अलग थे। थोड़ी देर बाद वू योंग और बाकियों के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़े। लू वेयन की पहचान हो गई थी, वो असली था, फैंग युआन का भेस नहीं। लू वेयन ने फिर जल्दी से उन्हें बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। जब सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स को ये जानकारी मिली, तो उनके चेहरे पर ऐसी हवाएं उड़ने लगी जैसे राख हो, और एक बार फिर वहां मातम जैसी खामोशी छा गई। लू वेयन ने अपना सर हिलाया और आह भरी, मुझे शर्मिंदा हूं, मेरे पास अटैक करने का कोई तरीका नहीं है और मैं बस देखता ही रह गया। अगर मेरे पास वो खास तरीके ना होते जो मुझे ड्रीम रेल्म्स में बचते हैं, तो शायद मैं भी फैंग युआन के हाथों में पद गया होता। अभी के लिए इसे भूल जाओ, चलो पहले वापस चलते हैं। वू योंग ने लू वेयन पर एक गहरी नजर डाली, फिर अपनी आस्तीन लहराई और क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग में चला गया। सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स के जाने के कुछ ही देर बाद एक अजीब रोशनी यूएस जगह की तरफ आई, जो हेवनली कोर्ट के जून शेन ग्वांग में बदल गई। जून शेन ग्वांग ने बैटलफील्ड पर निशानों की जांच की और थोड़ी देर बाद माथे पर बाल डालकर बड़बड़ाया, यह टाइम पाथ फॉर्मेशन बेहद रहस्यमयी है। डाउ मार्क्स के निशानों को देखकर लगता है कि यहाँ फैंटम पथ, स्पेस पाथ या थेफ्ट पाथ के कोई डाउ मार्क्स नहीं हैं। ये कोई कंबाइंड इमॉर्टल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन है, लेकिन इसने खुद को इस हद तक छुपा लिया कि शियाचा और लू वेयन तक को इसकी भनक नहीं लगी। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की नींव बहुत गहरी होती है। शियाचा, जो शिया क्लैन की पहली सुप्रीम एल्डर थी, उसके पास ढेरों तरीके थे।
और लू वेयन पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का वारिस था। उन दोनों में से किसी को भी इस बड़े फॉर्मेशन का एहसास नहीं हुआ, जिसकी वजह से सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स का पूरा ग्रुप जाल में फंस गया। जून शेन ग्वांग ने कई बार चेक किया, यह कंफर्म करने के बाद कि यहां सच में कोई और सुराग नहीं है। वो फिर से एक अजीब रोशनी में बदला और तेजी से गायब हो गया। सॉवरेन ब्लेस्ड लैंड, एक किले जैसा बड़ा सा फॉर्मेशन जो चांदी जैसी रोशनी छोड़ रहा था, अचानक मिनी ग्रीन हेवन में तैरने लगा। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन और शेडो सेक्ट के इमॉर्टल्स अस इमॉर्टल फॉर्मेशन के आसपास खड़े द अंदर के कैदियों पर पूरी नजर रखे हुए। इन कैदियों में से ZYA डटार सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स द जिन्हें फैंग युआन ने घाट लगाकर पकड़ा था। शांग हु जैंग, टाइकू जोंग, यांगकू और बाकी सब रैंक 7 के एक्सपर्ट्स द इस वक्त उन्हें मजबूती से बंद कर रखा गया था। उनकी इल्म बैंड थी क्योंकि वो ड्रीम रेल्म्स में फंसे हुए थे। सबसे ताकतवर कैदी रैंक 8 गू इमॉर्टल शिया चा थी, जिस पर फैंग युआन सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा था। एक बेहद घना ड्रीम रेल्म उसके चारों तरफ लिप्त हुआ था और लहरा रहा था। जब कोई खालिस इरादा विल ड्रीम रेल्म में गिरता है तो वो कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अगर वो ड्रीम रेल्म से बाहर निकल जाए तो तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन सोल का मामला अलग था। भले ही उन्हें ड्रीम रेल्म से बाहर निकाल लिया जाए, वो कुछ समय के लिए सपने में ही फंसे रहते, जैसे अनपढ़ किलर मूव लीड सोल इनटू ड्रीम का असर हो गया हो। इसी जरूरी बात की वजह से फैंग युआन इन सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स को पकड़ पाया और उन्हें अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में ला सका। आज के समय में पुराने इमॉर्टल किलर मूव्स का ड्रीम रेल्म्स पर कोई असर नहीं होता था। यहां तक कि बे पवेलियन और हेवन ओवरसीइंग टावर जैसे इमॉर्टल गू हाउसेस भी ड्रीम रेल्म्स में गिरते ही टूटने लगते थे। गू इमॉर्टल्स के लिए ड्रीम रेल्म में होना मतलब मौत के मुंह में होना था। लेकिन फैंग युआन के पास एक असाधारण तरीका था, वो था प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक। फैंग युआन के पास इमॉर्टल किलर मूव प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसका इस्तेमाल करके उसने अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के ड्रीम रेल्म्स को पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में बदल दिया। फिर उसने इन टेम्पररी ड्रीम पाथ क्लोन्स का इस्तेमाल करके ड्रीम रेल्म्स में घुसकर सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स को बाहर निकाला और उन्हें सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर बैंड कर दिया। उसके बाद उसने बैटलफील्ड के ड्रीम रेल्म्स को पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में बदला और उन्हें सफलता से हासिल कर लिया। आखिर में उसने जल्दी जल्दी बैटलफील्ड साफ किया, पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और वहां से निकल गया। तो जब जुन शेन ग्वांग और साउदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स वहां पहुंचे, उन्हें वैसा नजारा देखने को मिला। टाइम पाथ क्लोन के माथे पर हल्के से बाल पड़े। हालांकि हम इन गू इमॉर्टल्स को कैद करने के लिए ड्रीम रेल्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर इनमें से कोई एक भी जाग गया और मेरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में तबाही मचा दी, तो ये सच में बहुत बड़ा नुकसान होगा। गू इमॉर्टल्स के लिए इमॉर्टल एपर्चर एक जरूरी रिसोर्स एरिया और उनकी कल्टीवेशन की बुनियाद होती है। इन गू इमॉर्टल्स को यहां कैद करने में छिपा रिस्क सच में बहुत बड़ा था। एक हुनर से पूरी दुनिया पे राज, आजकल ZYA डटार गू इमॉर्टल्स ड्रीम रेल्म्स के सामने लाचार हैं। यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी ड्रीम रेल्म में अपनी मौत से मिल सकते हैं। लेकिन हर हाल में मुझे इसी वक्त का फायदा उठाकर इन गू इमॉर्टल्स के गू वॉर्म्स और रिसोर्सेज निकालने होंगे। फिर मेन सोल पाथ के तरीकों से उनकी सोल्स और जिस्मों को अलग कर दूंगा, तभी जाकर सिचुएशन सुरक्षित होगी। फैंग युआन ने लू वेयन के बारे में सोचा। ये आदमी एक ड्रीम रेल्म में फंसा हुआ था, लेकिन जब एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी यूज बाहर निकालने गई, तो वो रास्ता हाई भटक गई और उसके पास पहुंच ही नहीं पाई। ड्रीम रेल्म में असर दिखाना, ये साफ साफ एक ड्रीम पाथ मेथड था। एक पुरानी घटना याद करते हुए फैंग युआन पर लू वेयन ने घाट लगाकर हमला किया था और वो 3 जिंदगियों से गुजरा था, वो भी एक ड्रीम पाथ मेथड हाई था। लू वेयन न सिर्फ पैराडाइज अर्थ का वारिस था, बल्कि वो समय के साथ आगे बढ़ रहा था और उसके पास कम से कम 2 ड्रीम पाथ मेथड्स द लगभग फैंग युआन जैसे ही। फैंग युआन के ड्रीम पाथ मेथड्स सिर्फ अनरावल ड्रीम, लेट सोल इनटू ड्रीम और स्विच सोल इन ड्रीम थे। इसी वजह से फैंग युआन ने लू वेयन को पकड़ने का ख्याल छोड़ दिया। भले ही वो उसे ले जा सकता, फैंग युआन रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कौन जानता था कि उसके पास कुछ और ड्रीम पाथ मेथड्स हैं। अगर कहीं वो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में जाग गया, तो ये सच में आस्तीन में सांप पालने जैसा होगा, जिसे बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं। हाय, मैंने सच में नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये बड़े बड़े गू इमॉर्टल्स हमारे कैदी बनेंगे। फेरी मियाओ येन ने जज्बाती होकर आह भरी। हालांकि वो सदर्न बॉर्डर की मशहूर फेरीज में से एक थी, वो एक अकेली कल्टीवेटर थी और उसने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के हाथों बहुत कुछ झेला था।
उसके दिल में सदर्न बॉर्डर के इन मशहूर राइचस पाथ एक्सपर्ट्स के लिए गहरी नफरत थी। बड़े अफसोस की बात है कि बहन व्हाइट रैबिट मर गई। हाय फेरी मियाओ यिन का चेहरा सच में उदास था। जब उसने शैडो सेक्ट ज्वाइन किया था तो वो लेडी व्हाइट रैबिट के बहुत करीब आ गई थी, क्योंकि उसका सीधा सादा नेचर पसंद था। लेडी व्हाइट रैबिट को ब्लैक टाइग्रेस की सच्ची विरासत मिली थी और वो जानलेवा खतरे में ब्लैक टाइग्रेस बन जाती थी। उसकी कल्टीवेशन भी रैंक 7 तक पहुंच जाती थी। अफसोस, यूज शियाचा के इमॉर्टल किलर मूव समर फैन के सीधे हमले का सामना करना पड़ा। यूज रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला और वो तुरंत मर गई। फैंग युआन मदद करने में लाचार था। मैन एज बिफोर सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू था और ऐसी चोट के सामने उसके सफल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि फैंग युआन का यह बॉडी भी इस वक्त बुरी तरह से जख्मी था। बल्कि बाइनिंग बिंग हाई थी जिसे कोई चोट नहीं आई थी। जरूरी वक्त पर वो बाइशियांग में बदल गई। हालांकि वो टुकड़े टुकड़े हो गया था, बाइशियांग सिर्फ एक छोटे से टुकड़े से जिंदा हो सकता था। इस मूव ने एक बार सदर्न बॉर्डर को हिलाकर रख दिया था, जिसे व्हाइट टेरर के नाम से जाना जाता था, जिसने पूरे सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल दुनिया पर साया डाल दिया था। इसकी गहराई ये थी कि ये सभी हानिकारक डाउ मार्क्स को शरीर के ZYA डटार हिस्से के साथ हटा सकता था और फिर सिर्फ एक छोटे से टुकड़े से जिंदा हो जाता था। लेकिन बाइनिंग बिंग का चेहरा इस वक्त ठीक नहीं लग रहा था। उसने फंसे हुए सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को देखा और मन ही मन सोचा, अगर मैं बाइशियांग का इस्तेमाल भी करूं तो भी मैं ड्रीम रेल्म में फंस जाऊंगी और विरोध करने की ताकत नहीं बचेगी। अजीब बात है, फैंग युआन ने मेरे साथ पेश आने के लिए ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उसके पास पहले से हाई अलायंस एग्रीमेंट तोड़ने के तरीके हैं। अगर मैं उसकी जगह होती तो। बाइनिंग बिंग को एक भारी दबाव महसूस हुआ। आखिरकार वो शैडो सेक्ट की मेंबर नहीं थी और इसके अलावा वो इस वक्त फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में थी, जो कि किसी और के हेडक्वार्टर्स में होने के बराबर था। फैंग युआन की ताकत और तरीके जितने ज्यादा मजबूत होते, बाइनिंग बिंग पर उतना ही ज्यादा दबाव बढ़ता। ठीक है यिंग वूजी, तुम यहीं रहोगे। मैंने तुम्हें गू वॉर्म्स उधार दिए हैं। अगले कुछ दिनों तक तुम इस जगह की हिफाजत के जिम्मेदार होगे। अगर कुछ भी अजीब होता है तो एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी का इस्तेमाल करके लीड सोल इनटू ड्रीम एक्टिवेट करना, ताकि ये सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स सोते रहे। फॉर्मेशन स्पिरिट, इस जगह की ठीक से हिफाजत करना। अगर ड्रीम रेल्म हिले और फॉर्मेशन को खतरा हो तो मुझे तुरंत खबर देना। फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने हुक्म दिए। जी सेक्ट लीडर। समझ गया मास्टर। यिंग वूजी और फॉर्मेशन स्पिरिट की निगरानी काफी होनी चाहिए थी। फैंग युआन अब थोड़ा चैन की सांस ले सकता था। चैप्टर 1606। बाहर गर्मी, पतझड़, सर्दी। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के समय के हिसाब से कुछ दिन बाद फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन एक बार फिर मिनी ग्रीन हेवन मेयर्स इमॉर्टल फॉर्मेशन के सामने गया। सावधान रहना, मैं शुरू करने जा रहा हूं, टाइम पाथ क्लोन ने गंभीरता से कहा। ओके। फॉर्मेशन स्पिरिट प्रकट हुआ और उसने अपना सर हिलाया। पास में एक गू इमॉर्टल खड़ा था। वो यिंग वूजी था। इस वक्त काफी तनाव में दिख रहा था। एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी ड्रीम रेल में दाखिल हुई। कुछ ही देर बाद उसने शियाचा का पैर पकड़ा और उस बाहर खींच लिया। पूरा प्रोसेस बहुत सावधानी से किया गया। शियाचा अभी भी गहरी नींद में थी। उसने कोई अजीब हरकत नहीं की। भले हाई फैंग युआन एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक क्लोन का इस्तेमाल कर रहा था, उसने इस रैंक 8 गू इमॉर्टल के शरीर को सिर्फ आधा ही बाहर खींचने की हिम्मत की। शियाचा का ऊपरी हिस्सा अभी भी ड्रीम रेल्म के अंदर था, जबकि नीचे का हिस्सा ड्रीम रेल्म से बाहर था। सबसे जरूरी इमॉर्टल अपर्चर उसके पेट के पास था, इसलिए ऐसा करना ठीक था। ए फ्लैट बारी थी फैंग युआन के लिए बॉडी की। वो कुछ देर से तैयारी कर रहा था। उसने तुरंत इमॉर्टल किलर मूव ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड एक्टिवेट कर दिया। वो डरावना ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड धीरे धीरे शियाचा के इमॉर्टल एपर्चर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके छूने से पहले ही उसके शरीर पर डाउ मार्क्स की किरणें चमक उठी। ये एक पैसिव टाइम पाथ मेथड था। भले हाई शियाचा गहरी नींद में थी, यह अपने आप एक्टिवेट हो सकता था। यह डिफेंसिव मेथड ड्रीम रेल्म में कोई असर नहीं दिखा सकता था। लेकिन फैंग युआन का ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड भी ड्रीम रेल्म्स में बेकार था। सिर्फ शियाचा को ड्रीम रेल्म से बाहर खींचकर हाई फैंग युआन उसके इमॉर्टल गू चुरा सकता था। ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड को रुकते देखकर फैंग युआन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। वो कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था और ये पहली बार नहीं था। यह टाइम पाथ डिफेंसिव मूव सच में परेशान करने वाला था, लेकिन अपने टाइम पाथ अटेनमेंट लेवल और लाइट ऑफ विजडम का इस्तेमाल करके
फैंग युआन ने पहले ही इससे छुटकारा पाने का तरीका निकाल लिया था। इसके बाद फैंग युआन ने एक और किलर मूव एक्टिवेट किया। किलर मूव ने कमाल का असर दिखाया। शियाचा के शरीर पर डाउ मार्क्स की रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई और ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड सफलता से उसके इमॉर्टल एपर्चर में गायब हो गया। खुशकिस्मती से शियाचा का डिफेंसिव मेथड हेवनली कोर्ट के लोगों जितना शानदार नहीं है। ये शायद मेरे ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड से निपटने के लिए एक टेम्पररी अरेंजमेंट था, इसीलिए मैं इस मूव को इतनी जल्दी हाल कर पाया। यह टाइम पाथ डिफेंसिव मूव सिर्फ एक रैंक 7 मूव था। फैंग युआन ने अपने टाइम पाथ इमॉर्टल गू के साथ कई इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके एक किलर मूव बनाया जो इससे छुटकारा पा सकता था। सदर्न बॉर्डर की पीछा करने वाली फौजों पर टाइम पाथ फॉर्मेशन से घाट लगाकर किए गए हमले में जरूरी टाइम पाथ इमॉर्टल गू को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लगभग सारे मॉर्टल गू और कई रैंक 6 टाइम पाथ इमॉर्टल गू तबाह हो गए। यह रिवर ऑफ टाइम में मेरे प्लान के लिए काफी नुकसानदायक है। चलो देखते हैं शियाचा के शरीर से मुझे क्या मिलता है। फैंग युआन उम्मीद से भरा हुआ था। जल्द ही उसका चेहरा अचानक बदल गया जब ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड डगमगाते हुए उड़ कर आया। वो अब एक मुट्ठी में बैंड था, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई चीज आजाद होने के लिए चटपटा रही हो। फैंग युआन हैरान नहीं हुआ, बल्कि ये देखकर खुश हुआ। यिंग वुजी, जिसे ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड के बारे में थोड़ी बहुत समझ थी, खुशी से बोल पड़ा, जबरदस्त। पहली ही कोशिश में एक रैंक 8 इमॉर्टल गू चुरा लिया। लेकिन इस वक्त फॉर्मेशन स्पिरिट बोला, मास्टर, लगता है शियाचा की सोल में कुछ गड़बड़ हो रही है। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन तुरंत गंभीर हो गया। उसने तेजी से पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी को कंट्रोल किया और शियाचा को वापस ड्रीम रेल्म में खींच लिया। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी शियाचा के पास रुकी और काफी देर तक देखती रही। वो तभी वापस आई जब उसने देखा कि शियाचा स्थिर हो गई है और गहरी नींद में जा चुकी है। आम गू इमॉर्टल्स अगर आधे शरीर से ड्रीम रेल्म में होते तो वो बेचैन हो जाते, उनके सपने से जागने के संकेत मिलने लगते, लेकिन इसमें काफी वक्त लगता। ऐसा लगता था कि क्योंकि शियाचा टाइम पाथ कल्टिवेट करती थी, उसके लिए ये समय काफी कम हो गया था। फैंग युआन ने यह तभी महसूस कर लिया था जब वो यूज सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में ला रहा था। उस वक्त शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स के पसीने छूट गए थे। शियाचा की सिचुएशन को संभालने के बाद हाई फैंग युआन और बाकी लोगों ने जांचा कि ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड ने कौन सा इमॉर्टल गू चुराया था। यह इमॉर्टल गूजो जोर से चटपटा रहा था, लेकिन ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड ने रैंक 9 किलर मूव गोस्टली कंसीलमेंट की ताकत उधार ली थी। पहले इसने सोल बीस्ट टोकन चुराया था, इसलिए रैंक 8 इमॉर्टल गू चुराना उसके लिए बिल्कुल आसान था। ऊपर से फैंग युआन के पास ढेरों तरीके द यूज रिफाइन करना बिना किसी हैरानी के एक पक्का सौदा था। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने इस गू को सफलता से रिफाइन कर लिया। यह गू वर्म एक दूधिया सफेद रेशम का कीड़ा था, एक बड़े आदमी की उंगली के साइज का। इसका वजन सिर्फ एक मुर्गी के अंडे जितना था और छूने में एक बच्चे के गालों जैसा मुलायम था। उसके सिर पर एक छोटी सी हरी पट्टी उग रही थी जो शहतूत की पट्टी जैसी दिखती थी। दिलचस्प बात यह थी कि जब रेशम का कीड़ा अपने शरीर को सिकोड़ता तो शहतूत की पट्टी उसके पूरे शरीर को लपेट लेती थी। गू वर्म की घनी ऑरा हर वक्त उसकी असाधारण पहचान बता रही थी, रैंक 8 टाइम पाथ इमॉर्टल गू। लेकिन ये कौन सा इमॉर्टल गू था? फैंग युआन को इसका अच्छी तरह से पता नहीं था। वो सिर्फ अंदाजा लगा सकता था, ये शायद रैंक 8 टाइम पाथ इमॉर्टल गू स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग गू को अकेले इस्तेमाल किया जाता तो ये एक इलाके में बाहर का मौसम ला सकता था। बर्फ पिघल जाती, गर्म हवा चलती और नई कलियां खिल उठती। गू मास्टर्स गू को पालते, इस्तेमाल करते और रिफाइन करते हैं। गू का इस्तेमाल एक गहरा और जटिल विषय था। जब किसी को एक अनजान इमॉर्टल गू मिलता तो उसकी काबिलियत का पता लगाने के लिए उस लगातार जांचा और परखना पड़ता था। इस काम में अक्सर अनुमान से परे खतरा होता था। फैंग युआन ने इस इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के बाद उस जांचने की जल्दी नहीं की, क्योंकि उसके पास सही जवाब पाने के ज्यादा भरोसेमंद तरीके थे। ये जवाब शियाचा के शरीर में था। जैसे ही वो उसकी सोल सर्च करता, फैंग युआन को ना सिर्फ इस इमॉर्टल गू का स्टेटस और इस्तेमाल पता चलता, बल्कि वो स्प्रिंग सिजर्स किलर मूव को भी समझ सकता था जो उसने इस्तेमाल किया था। फैंग युआन को उसकी सोल सर्च करने की भी जल्दी नहीं थी। शियाचा की सोल उसके शरीर से सुरक्षित थी और उसकी रैंक 8 कल्टिवेशन के साथ उसकी सोल सर्च करना आसान नहीं होता। फैंग युआन का एक सख्त प्लान था। उसने पहले शियाचा की सोल को निकालने का प्लान बनाया, उसके शरीर से अलग करके फिर सोल को निशाना बनाना। शियाचा की सोल निकालना भी एक मुश्किल काम था और इसके लिए फैंग युआन को कुछ समय की तैयारी करनी पड़ती। इसके अलावा इससे पहले
फैंग युआन को पहले शियाचा के इमोर्टल एपर्चर में मौजूद सभी गू वॉर्म्स को चुराना था। फैंग युआन ने शियाचा के साथ वैसा ही बर्ताव जारी रखा। दूसरी बार ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड ने सिर्फ एक रैंक 5 मॉर्टल गू चुराया, पहली बार के मुकाबले एक बड़ा अंतर। लगता है अनलकी ईयर का असर खत्म हो गया है, मेरी किस्मत और शियाचा की किस्मत के बीच का फर्क काफी कम हो गया है। फैंग युआन ने तुरंत वजह समझ ली। रैंक 8 गू इमोर्टल्स को अपनी उपलब्धियां हासिल करने के लिए वो खुद ही एक असाधारण किस्मत का प्रतीक होते थे, और शायद उनके पास अपनी किस्मत बढ़ाने के तरीके भी होते थे। फैंग युआन ने अपनी अधूरी लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के भरोसे आम रैंक 8 गू इमोर्टल से ज्यादा किस्मत हासिल की थी। लेकिन ये फंग ज्यूगे जैसे इंसान के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकता था। फंग जिन हुआंग की तो बात ही छोड़ो। जब फैंग युआन को वजह साफ हो गई तो उसने शियाचा पर अनलकी ईयर का इस्तेमाल जारी रखा और लगातार ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड से उसके इमोर्टल गू चुराता रहा। सॉवरन इमोर्टल एपर्चर के समय के हिसाब से 10 दिन से ज्यादा बीत गए। फैंग युआन ने बड़ी मात्रा में मोर्टल गू के साथ साथ शियाचा के 4 इमोर्टल गू हासिल कर लिए थे। ये चारों इमोर्टल गू एक पूरा सेट बनाते द स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। स्प्रिंग गू एक सफेद रेशम के कीड़े जैसा था जिसके सिर पर शहतूत की पट्टी थी। समर गू एक हाथ के साइज का काला मच्छ था, लेकिन उसके 3 जोड़ी पतले पंख द और जब वो उड़ता तो उससे कई रंग की रोशनी निकलती थी। ऑटम गू एक गहरे लाल रंग का झिंगुर था जो कीमती और पुरानी लकड़ी से तराशा गया हो। उसकी आवाज बेहद ऊंची और गूंजती हुई थी। विंटर गू एक ग्रे रंग का प्यूपर था जिससे ठंडी हवा के झोंके निकलते थे। स्प्रिंग गू और समर गू रैंक 8 के द, जबकि ऑटम गू और विंटर गू रैंक 7 के थे। इन चारों इमोर्टल गू को चुराने के बाद फैंग युआन ने बार बार ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सिर्फ मॉर्टल गू हाई चुरा पाया। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि शियाचा के पास शायद यही 4 इमोर्टल गू थे। यही फैन की सिचुएशन जैसा था। हे फैन के पास भी कुछ हाई इमोर्टल गू द। इस वक्त फैंग युआन को सिर्फ रैंक 8 ईयर्स फ्लो लाइक वाटर के साथ रैंक 7 ईयर गू और आफ्टर गू माइल थे। हालांकि शियाचा के पास डू रैंक 8 इमोर्टल गू द ही फैन का ईयर्स फ्लो लाइक वाटर गू बहुत बड़े फायदे लाता था। उसके होने का मतलब था पूरी दुनिया में साल के गू के बिजनेस का नंबर 1 शहंशाह बनना। अचानक से फैंग युआन को 4 और इमोर्टल गू मिल गए, वो सब टाइम पाथ के द, डू रैंक 8 और डू रैंक 7। इस बढ़ोतरी ने फैंग युआन की इस मामले में बड़ी मांग को काफी हद तक पूरा कर दिया। लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका जानने के लिए उस अभी भी शियाचा की सोल सर्च करनी थी। जैसे ही उसने ये इमोर्टल गू हासिल किए, उस पर से दबाव काफी कम हो गया। इमोर्टल गू के बिना भले हाई शियाचा गलती से जाग भी जाती, वो बिना पंजों के शेर जैसी होती जिसकी ताकत बेहद कम होती। पहला काम सभी गू इमोर्टल कैदियों के इमोर्टल गू निकालना था। दूसरा उनकी सोल्स को निकालना था, उनकी सोल और जिस्म को अलग करना। सोल के अलावा जिस्म को विल्स से भी कंट्रोल किया जा सकता था। इमोर्टल एपर्चर में एनवाई छोड़ी गई कुछ विल्स वक्ती तौर पर सोल की जगह लेकर जिस्म को कंट्रोल कर सकती थीं। तभी फैंग युआन उनके इमोर्टल एपर्चर्स पर हाथ डालता। लेकिन फैंग युआन को इमोर्टल गू चुराने का काम धीमा करना पड़ा। उसका इमोर्टल एसेंस खत्म हो रहा था। ये पहले से ही खत्म होने के संकेत दे रहा था, और हाल ही में उसने एक इमोर्टल फॉर्मेशन बनाया, एक बड़ी लड़ाई लड़ी, फिर सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में वापस आकर एक और इमोर्टल फॉर्मेशन बनाया, और साथ ही बार बार पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड और दूसरे किलर मूव्स का इस्तेमाल किया। फैंग युआन के इमोर्टल एसेंस का भांडार पहले ही एक खतरनाक लेवल पर आ गया था। ट्रेजर येलो हेवन में साल के गू का बिजनेस बहुत बुरा चल रहा था, यहां तक कि उसका ड्रैगनफिश बिजनेस भी उसके भारी खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा था। डांग माउंटेन अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन ये फैंग युआन के कंट्रोल से बाहर नहीं गया। उसने हंसी में कहा, ही, अब वक्त आ गया है कि वो सदर्न बॉर्डर की ताकतें अपना खून बहाएं। आगे का समय यकीनन मजेदार होने वाला था। वो न सिर्फ इमोर्टल एसेंस स्टोन्स की वसूली करने वाला था, बल्कि फैंग युआन अपने नए हासिल किए इमोर्टल गू को पालने और खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज भी वसूलने वाला था। कल्टिवेशन रिसोर्सेज के बिना वो और ताकतवर कैसे बन सकता था? घंटा ताकतवर बनता। एक अच्छी कहावत थी, मारो और लूटो, यही है अमीर बनने का रास्ता। मारना, वसूली करना, लूटना और जलाना ही तो डिमोनिक पाथ की पहचान थी। चैप्टर 1607 1 मिलियन इमोर्टल एसेंस स्टोन्स सदर्न बॉर्डर। यान शो माउंटेन, शिया क्लैन का हेडक्वार्टर्स, जियान वेन ब्लेस्ड लैंड। ब्लेसड लैंड के अंदर कई मॉर्टल गू हाउसेज जो एक शानदार महल की श्रृंखला का दृश्य बना रहे थे। सेंट्रल हॉल में शिया फेई क्वाई जल्दी जल्दी जमीन पर चल रहा था।
वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था जो लाइट पाथ कल्टिवेट करता था। उसके पास असाधारण लड़ने की ताकत थी, वू क्लैन के वू यू बो से थोड़ी ही कम। एक खास इमॉर्टल किलर मूव कल्टिवेट करने की वजह से उसका स्वभाव बेसब्र हो गया था। फैंग युआन ने एक बार उससे लड़ाई की थी और वो ये है कि भेस में 5 साल का समझौता किया था। ए फ्लैट जब फैंग युआन की असलियत सामने आ गई थी और उसके पास रैंक 8 की लड़ने की ताकत थी, तो शिया फेई क्वाई ने इस 5 साल के समझौते को नेचुरली अपने दिमाग से निकाल फेंका था। ये खबर कहाँ से आई? शिया फेई क्वाई तेजी से चलते हुए पूछा। उसके पास रैंक 5 कल्टिवेशन वाली एक फेदरमन नौकरानी थी। शिया क्लैन फेदरमन गुलामों का एक बड़ा समूह पालता था। जियान वेन ब्लेस्ड लैंड में सबसे ज्यादा संख्या फेदरमैन की थी। ये फेदरमन नौकरानी कोई आम गुलाम नहीं थी, वो इस हॉल की स्ट्यूडेसेस में से एक थी और उस बहुत सी जानकारियां पता थीं। शिया फेई क्वाई को पता था कि जब वो सेंट्रल हॉल में दाखिल होगा तो उस सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन वो इंतजार नहीं कर सकता था। बेसब्री से उस फेदरमन नौकरानी से पूछने लगा। फेदरमन नौकरानी ने जल्दी से जवाब दिया, ये आधे दिन पहले ट्रेजर येलो हेवन से आई थी। अस शैतान फैंग युआन ने खुद हमसे कांटेक्ट किया। उसने ट्रेजर येलो हेवन में मेरे पर्पल स्पिरिचुअल लाइट स्टॉल पर एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म भेजा। अस गू वर्म में एक रैंसम नोट था। पर्पल स्पिरिचुअल लाइट एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल था। यह व्हाइट हेवन से इकट्ठा नहीं किया जाता था, बल्कि जमीन के नीचे गहरी खानों से निकलता था। यह शिया क्लैन का नंबर 1 आमदनी का जरिया था। शिया क्लैन के पास 5 रीजन्स में सबसे ज्यादा पर्पल स्पिरिचुअल स्टोन की खदानें थीं, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस पर मजबूती से अपना दबदबा बना रखा था। हालांकि कोई भी गू इमॉर्टल ट्रेजर येलो हेवन में सौदा करते वक्त आसानी से अपनी पहचान बदल सकता था ताकि दूसरे उन्हें पहचान ना पाएं। शिया क्लैन जैसी ताकत के लिए अपनी पहचान बनाए रखना, अपनी साख बनाना और अपने सिग्नेचर प्रोडक्ट्स तैयार करना ज्यादा फायदेमंद था। इसलिए शिया क्लैन के स्टॉल की एक साफ पहचान थी और फैंग युआन ने यूज आसानी से ढूंढ लिया। HMPH। उसकी हिम्मत तो आसमान से भी बड़ी है, सोचा भी कैसे कि वो मेरे महान शिया क्लैन से वसूली करेगा। शिया फेई क्वाई बेहद गुस्से में था। फेदरमन नौकरानी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, चुपचाप उसके साथ हॉल के दरवाजे तक आई और फिर रुक गई। यूज अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हॉल का दरवाजा पहले से खुला था, मुख्य कुर्सी खाली थी। अस पर आमतौर पर शियाचा या उसकी विल बैठती थी, और बाईं तरफ की पंक्ति में सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर शिया क्लैन के दूसरे सुप्रीम एल्डर शिया चाओ बैठे थे। वो थोड़े मोटे द, उनका स्वभाव स्थिर था। वो अर्थ पाथ कल्टिवेट करते द, और इस वक्त शिया क्लैन की मुख्य रीड एज की हड्डी थे। शिया चाओ के सामने बैठने वाले दाईं तरफ की पंक्ति में सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर शिया क्लैन के तीसरे सुप्रीम एल्डर शिया चेन युआन थे। वो भी एक अर्थ पाथ गू इमॉर्टल थे। उनके अलावा बाकी कुर्सियां पहले हाई शिया ल्यूपे, शिया किंग कैंग, शिया जुओमो, शिया फैन और दूसरे गू इमॉर्टल्स के मेन बॉडीज या विल्स से भरी हुई थीं। सिर्फ शिया फेई क्वाई हाई गायब था। तकल्लुफ की जरूरत नहीं, अपनी जगह लो, शिया चाओ ने गहरी आवाज में कहा। शिया फेई क्वाई ने अपने गुस्से पर काबू पाया, सर हिलाया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू शिया फेई क्वाई को बाईं कुर्सी से दिया गया। शिया चाओ ने सबकी तरफ देखा। जब सब यहां हैं, तो चलो चर्चा शुरू करते हैं। शिया फेई क्वाई ने अपना डिवाइन सेंस गू वर्म में भेजा। यह इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू वही रैंसम नोट था जो फैंग युआन ने भेजा था। रैंसम नोट में सिर्फ कुछ ही शब्द दी, लेकिन यह संक्षिप्त और पूरा था। लेकिन आखिर में एक तस्वीर जुड़ी हुई थी जिसमें शिया चा को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में कैद दिखाया गया था। जानकारी पढ़ते हाई शिया फेई क्वाई का गुस्सा भड़क उठा। उसने गुस्से में लगभग अस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू को कुचल हाई दिया था। ये बदमाश फैंग युआन एक नंबर का पापी है, यूज मौत की सजा मिलनी चाहिए। हमें यूज मारना होगा, शिया फेई क्वाई ने भयानक चेहरे के साथ चिल्लाया। शिया क्लैन के दूसरे गू इमॉर्टल्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे राख जैसे पड़े थे और भाव बिगड़े हुए थे जब वो चुप रहे। हॉल एक भारी और घुटन भरे माहौल से भर गया था। गुस्से के अलावा इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। महान शिया क्लैन, एक सुपर फोर्स, उनका भी एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें एक डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल ब्लैकमेल करेगा। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी शिया चा, महान पहली सुप्रीम एल्डर, शिया क्लैन की शक्तिशाली शख्सियत और एक रैंक 8 अस्तित्व। वो न सिर्फ फैंग युआन को पकड़ने में नाकाम रही, बल्कि उसके द्वारा जिंदा पकड़ ली गई। हाँ, फैंग युआन के पास वकाई में बेहतरीन लड़ने की ताकत थी जो रैंक 8 को टक्कर दे सकती थी। शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने वो वीडियो देखा था जिसमें उसने थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की धुनाई की थी। लेकिन उससे क्या?
एक रैंक 8 गु इमॉर्टल को हराना और एक रैंक 8 को पकड़ना दो अलग अलग बातें थीं। मुश्किल का लेवल इतना बड़ा था जैसे आसमान और जमीन के बीच का फासला। शिया क्लैन के इमॉर्टल्स ने ऐसे नतीजे की कभी उम्मीद नहीं की थी। अभी भी उनमें से ज्यादातर को अभी भी चक्कर आ रहे थे, जैसे वो सपना देख रहे हों। सच्चाई वाकई में अकल्पनीय थी। फैंग युआन, एक रैंक 7 गु इमॉर्टल, ने एक रैंक 8 के साथ साथ एक दर्जन रैंक 7 गु इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को पकड़ लिया था। लगभग ये सभी रैंक 7 गु इमॉर्टल्स अपने अपने क्लान्स की ट्रम्प कार्ड बैटल स्ट्रेंथ्स थे। उनमें से हर एक के पास अनोखे तरीके और रैंक 8 की अनुपस्थिति में वो ऐसे बड़े फैक्टर्स जो पूरे सदर्न बॉर्डर की स्थिति को प्रभावित कर सकते थे और एक इलाके पर राज कर सकते थे। सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ फैंग युआन को पकड़ने पर आदिक था, इसलिए उन्होंने इतनी शक्तिशाली टीम बनाई थी। लेकिन अब ये सब लोग फैंग युआन के द्वारा कैदी बना लिए गए थे। दूसरे क्लान्स के मुकाबले शिया क्लैन की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि उन्होंने जो खोया था वो एक रैंक 7 गु इमॉर्टल नहीं, बल्कि उनके क्लैन का इकलौता रैंक 8 था। ये अब सिर्फ उनकी इज्जत में कमी का मामला नहीं था, बल्कि ऐसी चीज थी जो उनकी बुनियाद को सीधे हिला रही थी। इस दुनिया में जहां ताकतवर का सम्मान होता है, एक व्यक्ति की सुरक्षा पूरी स्थिति को प्रभावित कर सकती थी। शिया क्लैन में एक अनिवार्य भूमिका निभाती थी। मैंने तुम सबको यहां चिंता से घूरने के लिए नहीं बुलाया है। ये क्लैन के लिए एक नाजुक मोड़ है, हम बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। इस वक्त हमें एकजुट होकर इस मुश्किल से पार पाना होगा। शिया चाओ ने चुप इमॉर्टल्स को देखते हुए कहा। जब यह स्थिति हुई थी, हर शिया क्लैन गु इमॉर्टल हक्का बक्का रह गया था। शिया चाओ भी कोई अलग नहीं था। इन दिनों दूसरे सुप्रीम एल्डर होने के नाते वो सबसे ज्यादा दबाव का सामना कर रहा था। जब आखिरकार रैंसम नोट आया तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। तुम सबने वो मॉर्टल गु देख लिया है। फैंग युआन 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स मांग रहा है। इस पर तुम्हारे क्या विचार हैं? शिया चाओ ने कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शिया क्लैन के तीसरे सुप्रीम एल्डर ने जानबूझकर खांस कर कहा, 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन ये बड़ी भी नहीं है। हमारा शिया क्लैन इसे दे सकता है। लेकिन मेरी चिंता यह है कि इस संदेश में सिर्फ उसकी मांग का जिक्र है और लेडी शिया चा को सौंपने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। दूसरे इमॉर्टल्स ने इस पर सर हिलाया। शिया फेई क्वाई की भावे गुस्से में तन गई। वो बोल पड़ा, क्यों ना हम दूसरे क्लान्स को खबर कर दें? हमसे वसूली हो रही है, उनके साथ भी शायद यही हो रहा होगा। शिया लियू पेई ने शिया फेई क्वाई को एक तंज भरी मुस्कान के साथ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। शिया फेई क्वाई गुस्से में आ गया। यूज घूरते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो? सीधे सीधे बोलो। शिया लियू पेई एक रैंक 7 गु इमॉर्टल था जो विजडम पाथ कल्टिवेट करता था। इसके अलावा उसके पास विजडम पथ का शानदार अटेनमेंट था और वो वर्तमान सदर्न बॉर्डर में डिडक्शंस के मामले में एक टॉप एक्सपर्ट था। उसने तंज कसा, हम बहरवालों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अभी तो वो हमारे पहले सुप्रीम एल्डर को खोने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि वो शैतान फैंग युआन सिर्फ हमसे ही वसूली नहीं कर रहा, तो क्या तुमने दूसरे क्लान्स की प्रतिक्रिया सुनी है? क्या तुमने उन्हें हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते देखा है? शिया फेई क्वाई चुप हो गया। शिया क्लैन ने अचानक अपना रैंक 8 स्तंभ खो दिया था, जिसकी वजह से अचानक ऐसा लगने लगा था कि उसके पास हद से ज्यादा इलाके और संसाधन हैं। ये स्थिति वू क्लैन के पहले वाले संकट से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इस वक्त वू क्लैन के पास अभी भी वू योंग था, एक रैंक 8 गु इमॉर्टल, लेकिन शैडो सेक्ट की बार बार की साजिशों के चलते वो एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। चारों तरफ से घिरा हुआ, लगभग वापसी नहीं कर पा रहा था। सदर्न बॉर्डर कई अलग अलग ताकतों से भरा हुआ था। राइचस पाथ की ताकतों के बीच हमेशा आंतरिक झगड़े और मतभेद रहते थे। वू क्लैन ने लंबे समय तक नंबर 1 फोर्स की गड्डी पर कब्जा रखा था, लेकिन अभी भी उनके पास पूरी स्थिति का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए जहां तक शिया क्लैन का सवाल था, वो बिल्कुल भी शियाचा को नहीं खो सकते थे। जब फैंग युआन की विल एक बार फिर पर्पल स्पिरिचुअल लाइट स्टॉल पर पहुंची, तो यूज शिया क्लैन से 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स माइल। हमें बात करनी है। शिया चाओ ने खुद फैंग युआन को रिसीव किया। उसका डिवाइन सेंस लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था। फैंग युआन जोर से हंसा, माना नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं अभी जल्दी में हूं। जो भी कहना है, एक इन्फॉर्मेशन पाथ गुवर्म का इस्तेमाल करके इस स्टॉल पर भेजे दो। प्लीज 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। शिया चाओ फैंग युआन को रुकने के लिए दबाव डालना चाहता था, लेकिन फैंग युआन की विल सीधे चली गई। शिया चाओ गुस्से में था लेकिन लाचार भी। वो बस फैंग युआन की विल को जाते हुए देख सकता था
उसका दिल बेहद भारी महसूस कर रहा था। चैप्टर 1608 वसूली का खेल। ये साफ था कि फैंग युआन किस काम में बिजी था। सदर्न बॉर्डर के इमोर्टल्स उसके हाथ में थे। फैंग युआन ने पहल पर मजबूत पकड़ बना रखी थी और उसका पलड़ा भारी था। उसके पास इतने अनमोल बंदीदर, वो जैसे चाहे वसूली कर सकता था। लेकिन फैंग युआन सावधान था और उसने हद से ज्यादा नहीं किया। उसने पहले सिर्फ 3 क्लान से वसूली की। शिया क्लैन निश्चित रूप से मुख्य निशाना था। पहली सुप्रीम एल्डर शिया चा शिया क्लैन की आई क्लाउटी रैंक 8 गू इमोर्टल थी। वो शिया क्लैन का बुनियादी स्तंभ थी, एक बेहद जरूरी इंसान। शिया क्लैन यूज बिल्कुल नहीं खो सकता था, वरन पूरे क्लैन की ताकत 70 से 80% तक कम हो जाती। ये क्लैन दूसरा था, क्योंकि फैंग युआन ने जिस ये क्लैन के गू इमोर्टल को पकड़ा था वो ये यांग था। यह स्पेस पाथ गू इमोर्टल ये क्लैन का सबसे ताकतवर रैंक 7 एक्सपर्ट था और सभी आशावादी थे कि उसके पास रैंक 8 में जाने की काबिलियत है। इससे भी जरूरी बात, वो ये क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर का खून का रिश्तेदार था और क्लैन का एक उत्तराधिकारी था जिसे पहले सुप्रीम एल्डर खुद पाल पोस रहे थे। फैंग युआन की 500 साल की पहली जिंदगी में पांचों रीजन्स की अव्यवस्थित युग के दौरान सदर्न बॉर्डर में अनंत आंतरिक झगड़े हुए थे। यी यांग के खिलाफ साजिश हुई और वो शान क्लैन के हाथों में पद गया। यी क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर ने यी यांग को वापस लाने के लिए एक भारी कीमत चुकाने में जरा भी संकोच नहीं किया था। इसलिए फैंग युआन यी क्लैन के रैंसम को लेकर काफी उम्मीद में था। आखिर में तीसरा था ची क्लैन। फैंग युआन का ची क्लैन का कैदी ची क्लैन का दूसरा सुप्रीम एल्डर था, जो एक बहुत जरूरी पद था। ऊपर से ची कुयो ने पहले भी फैंग युआन के साथ सौदा किया था, ड्रीम पाथ रिसर्च के फायदे हासिल किए थे, इसलिए ची क्लैन का समझौता करना स्वाभाविक था। फैंग युआन इंसानी सोच को गहरी से जानता था। उसके पहले वसूली के निशाने वू क्लैन नहीं थे, जो उससे गहरी नफरत करते थे, ना हाई टाई क्लैन, जो डिमोनिक पद से सख्त नफरत करते थे। जब तक ये 3 क्लैन्स झुक जाते, फैंग युआन के लिए साउदर्न बॉर्डर की बाकी राइचस पाथ ताकतों से वसूली करना बहुत आसान हो जाता। आखिरकार इन मिसालों के साथ राइचस पाथ अपने रुख में इतना सख्त नहीं रहता। सॉवरन इमोर्टल एपर्चर के अंदर मिनी ग्रीन हेवन इमोर्टल फॉर्मेशन पर इमोर्टल किलर मूव ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड। गोस्ट हैंड ये यांग के इमोर्टल एपर्चर में घुसा और एक रैंक 7 इमोर्टल गू के साथ वापस लौटा। यिंग वू जी और फॉर्मेशन स्पिरिट पास से शांति से देख रहे थे, उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वो अब इस नज़ारे से हैरान नहीं होते थे, क्योंकि इस दौरान फैंग युआन पहले ही भारी मात्रा में इमोर्टल गू लूट चुका था। इसके अलावा उसने शियाचा के डू रैंक 8 इमोर्टल गू, स्प्रिंग और समर तक लूट लिए थे। इतनी सनसनीखेज कमाई के बाद बाकी की लूट मामूली लग रही थी। फैंग युआन ने इन इमोर्टल गू को रिफाइन करने के लिए एक और इमोर्टल फॉर्मेशन बनाया था। इस इमोर्टल फॉर्मेशन में विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन को बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और कई विजडम पाथ इमोर्टल गू के साथ मिलाकर एक बिल्कुल नया वर्जन बनाया गया था। विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन लाइट ऑफ विजडम के साथ साथ वुमेन्स हार्ट और अनरावल मिस्ट्री का इस्तेमाल करके दूसरे इमोर्टल गू को रिफाइन करने के लिए बनाया गया था। अगर दूसरे व्यक्ति की विल हो तो असर और भी शानदार हो जाता था। फैंग युआन ने मो याओ की नकली विल का इस्तेमाल करके बो किंग के इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से माइल इमोर्टल गू को रिफाइन करने में मदद ली थी, जिसमें चेंज सोल इमोर्टल गू भी शामिल था, जिसकी बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन में बेहद अहमियत थी। वर्तमान में फैंग युआन अभी भी लाइट ऑफ विजडम को कोर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। नया विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन और भी शक्तिशाली था। विजडम गू एक रैंक 9 गू था, इसलिए अनरैंक 7 इमोर्टल गू को दबाना सच में आसान था। इसके अलावा फैंग युआन के फॉर्मेशन पाथ और विजडम पथ के तरीकों में बड़े सुधार के साथ विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन का असर और भी शानदार हो गया था। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने नए चुराए गए इमोर्टल गू को रिफाइन कर लिया। ये एक स्पेस पाथ इमोर्टल गू था जो एक नीले जड़े के गोले जैसा दिखता था, जिस पर बर्फ जैसे सफेद पंखों की एक जोड़ी थी। फैंग युआन ने इस गू को पहचान लिया। इसे स्पेस ट्रैवल कहते थे और इसमें कमाल की मूवमेंट एबिलिटी थी। शैडो सेक्ट की सच्ची विरासतों में इसके बारे में रिकॉर्ड्स दी। मिसाल के तौर पर इस गू को शुरू में एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट लेवल के पेगासस के शरीर से पकड़ा गया था। फैंग युआन ने इस स्पेस ट्रैवल गू को स्टोर कर लिया। उसने स्पेस पाथ कल्टिवेट नहीं किया था और उसमें उसकी मामूली पकड़ थी। इसके अलावा उसके पास ज्यादा स्पेस पाथ डाउ मार्क्स नहीं थे, लेकिन उसके पास बहुत सारी सच्ची विरासतें थीं। अनगिनत इमोर्टल किलर मूव्स और इमोर्टल गू रेसिपीज दी। उसके पास इमोर्टल गू का इस्तेमाल करने के तरीकों की कमी नहीं थी। ए फ्लैट तक उसने सदर्न बॉर्डर के गू इमोर्टल कैदियों के ZY डटार इमोर्टल गू चुरा लिए थे।
जहां तक इमॉर्टल एसेंस की कमी की समस्या थी, वो पहले ही हाल हो चुकी थी। शिया क्लैन के 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स एक स्वर्गीय नदी से गिरते झरने की तरह थे और इस सूखी जमीन पर बरस रहे थे। 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का मतलब था हरे अंगूर के इमॉर्टल एसेंस के 1 मिलियन मोती, जो लाल खजूर के इमॉर्टल एसेंस के 10,000 मोतियों के बराबर था। ये रकम फैंग युआन के लाल खजूर के इमॉर्टल एसेंस के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। फैंग युआन ने ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का इस्तेमाल जारी रखा, लेकिन वो ये यांग के शरीर से और कोई इमॉर्टल गू नहीं निकाल पाया। इसके बाद उसने इस आदमी को वापस ड्रीम रेल में फेंक दिया और एक दूसरे आदमी को बाहर खींच लिया। ये ची क्लैन का दूसरा सुप्रीम एल्डर था, एक अर्थपाथ रैंक 7 गू इमॉर्टल। फैंग युआन ने बिना हिचकिचाए यूएस पर हाथ साफ किया। वो इन सभी सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल गू निकाल कर अपनी जेबों में भरने वाला था। जहां तक लोगों की बात है, उनमें से कुछ को छोड़ना पड़ेगा। वसूली या ब्लैकमेल को एक तरह का सौदा माना जा सकता है, जहां जब तक बेचने वाला काफी ताकतवर हो, खरीदार सिर्फ लाचार रह सकता है। और एक सौदे में खरीदार और बेचने वाले को साख का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसने कुछ बंदियों को नहीं छोड़ा, तो सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ फैंग युआन पर क्यों विश्वास करता? वो अपने वसूली प्लान को जारी रखकर बड़े फायदे कैसे उठा पाता? फैंग युआन का इरादा पहले ची क्लैन के दूसरे सुप्रीम एल्डर और यी क्लैन के यी यांग को छोड़ने का था। उसने ची क्लैन के साथ पहले भी सौदे किए थे और वो भविष्य में हेवनली कोर्ट का मुकाबला करने के लिए ची क्लैन को सपोर्ट करने का इरादा भी रखता था। नेचुरली वो इन दोनों क्लैन से हद तक वसूली जरूर करने वाला था। भले ही एक गू इमॉर्टल को पालना मुश्किल था, एक बंदी की कीमत निश्चित और सीमित थी। यह राइचस पाथ ताकतें अब तक सत्ता में बनी हुई थीं, वो बेवकूफ नहीं थे। अगर फैंग युआन की मांगें बहुत ज्यादा होत और इन गू इमॉर्टल्स के मूल्य से ज्यादा होत या अस्वीकार्य कीमत से ज्यादा जो ये क्लैन वाले चुकाने को तैयार द, तो वो ये अनुचित सौदा नहीं करते। कुल मिलाकर वसूली एक काला थी। कई दिन बाद इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का एक और बैच हासिल हुआ। वो ये क्लैन का पहला रैंसम था, 1 मिलियन और 2 लाख इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स। मूल्य की तुलना में ये यांग शियाचा से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन ये क्लैन के पास बहुत सारी दौलत थी, कम से कम शिया क्लैन से तो अमीर थे। इसलिए उनके पास रिजर्व में कहीं ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थे। एक सुपर फोर्स के इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का रिजर्व लगभग 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के आसपास होता था। इसलिए फैंग युआन ने पहले इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की वसूली की, ना सिर्फ इसलिए कि उसके पास खुद इसकी कमी थी, बल्कि इससे भी जरूरी वजह यह थी कि दूसरी ताकतें वो रकम आराम से निकाल सकती थीं। हालांकि ये बिना किसी मुश्किल के नहीं था, लेकिन मुश्किल छोटी थी। पहले उन्हें झुकाओ, फिर उनसे और कठोरता से वसूली करना जारी रखो, उन्हें धीरे धीरे खून के आंसू रुलाओ। फैंग युआन वसूली के तरीकों में माहिर था। बस बात यह है कि हालांकि मैंने सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को पकड़ा, मुझे हेवनली कोर्ट से कोई जवाब नहीं मिला। हेवनली कोर्ट ने रिवर ऑफ टाइम में क्या तैयारी की है? फैंग युआन सोचे बिना नहीं रह सका। उसने यह फ्लोर एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन मुख्य रूप से सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल से निपटने के लिए बनाया था, लेकिन यह हेवनली कोर्ट को हमला करने के लिए उकसाना भी था। अगर हेवनली कोर्ट ने घाट लगाई होती और वहां की हलचल देखी होती, तो वो रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी का पीछा करके फैंग युआन पर दो तरफा हमला कर सकते थे। लेकिन शुरू से आखिर तक फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट की घाट नहीं देखी। फैंग युआन की साजिश इस मामले में बेकार गई, जिससे वो और भी ज्यादा चौकन्ना और संदेह में पड़ गया। चैप्टर एंड।